नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। चाइना से दो दो हाथ करने के लिए भारत ने ठान लिया है। भारत ने सेना को खुला सारे अधिकार दे दिए हैं कि अपने विवेक से चाइना कोई भी एक्शन लेता है तो उसकी प्रतिक्रिया जाहिर की जाए। हालांकि सूत्र ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं 45 के से ज़्यादा जवान जो है चाइना के मारे गए हैं और एक कर्नल को हिरासत में भी लिया गया था, उसको बंदी बनाया गया था, बाद में रिहा कर दिया गया। दूसरी ओर चाइना भी किसी भी मूव को छोड़ने के मूड में नहीं है। चाइना ने जिस तरीके से बांग्लादेश को रियायतें दी हैं, आयात में रियायतें दी हैं, एक बड़ा मूव चाइना की तरफ से है। चाइना के साथ अब पाकिस्तान भी खड़ा है। किसी तरीके से चाइना उकसा रहा है नेपाल को भी और बांग्लादेश को रियायतें देके प्रलोभन दे रहा है। लेकिन दूसरी ओर भारत ने भी फैसला लिया है कि भारत सीधे सीधे रशिया से बात करेगा। रशिया के लिए रक्षा मंत्री तैयार है, रक्षा मंत्री रशिया जाएंगे और जो डील है उसको फाइनल करेंगे। उस डील में ये भी बात चलेगी कि चाइना के साथ क्या करना है क्या नहीं। दर्शकों, इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं कर्नल एस पठानिया। कर्नल पठानिया, एक तरफ से चाइना अपने भारत के आसपास के जो पड़ोसी मुल्क है नेपाल को भी लुभा रहा है, पाकिस्तान ऑलरेडी उसके साथ है और बांग्लादेश को भी उन्होंने आयात में निर्यात काफ़ी रियायतें देने का ऐलान किया है। और दूसरी ओर भारत रूस से मुलाकात, इन सबको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चाइना एक स्ट्रेटेजी के जरिए काम कर रहा है जी। किस तरीके से वो हमारे ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डाल सकता है, क्योंकि हम एक छोटी मोटी कंट्री तो है नहीं जी। सुपर पावर है, न्यूक्लियर पावर है। अभी उसने जो नई स्ट्रेटेजी बनाई है, पाकिस्तान उसका जो है वो मान लीजिए कि वो गुलाम है, उसका जैसे हुक्म करेगा वो हो जाएगा। जी। नेपाल में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उसको प्रेशर करना है। जी। जहाँ तक बांग्लादेश और श्रीलंका का, ये वो भी कोशिश करेगा कि उनका एक पोर्ट जो है ये अपने 99 ईयर पे लीज पे ले चुका है जी। और उसके बाद ये बांग्लादेश को ये पैसे के दम पे ये दुनिया को खरीदने की कोशिश कर रहा है जी। और ये भी प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं वो उसके खिलाफ हैं। जी। तो एक तरीके से दो शिकार कर रहा है कि एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज दे रहा है कि भारत जो है वो अच्छा कंट्री नहीं है, क्योंकि अगर सारे ही उसके जिन नेबर उसके खिलाफ हैं तो मैसेज यही जाता है कि भारत के रिलेशन इनसे अच्छे नहीं है। जी। तो उसके लिए वो जो साम दाम दंड भेद नीति है उसका पूरा उपयोग करते हुए ये भारत को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना को ये रियलाइज हो चुका है कि अगर हम माउंटेन एरिया में वॉरफेयर होता है उसके पास, अगर हम गलवान या लद्दाख की बात करें और वहाँ पे लड़ाई छिड़ती है तो उसके पास कोई ज्यादा ताकत नहीं है और उसको हम वहाँ पे मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। जी। प्रूव हो चुका है पिछली जो इंसिडेंट अभी गलवान में हुई थी। जी। लेकिन कर्नल पठानिया, इंडो और रशिया के रिलेशन कैसे हैं? जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रशिया में जा रहे हैं, इसका क्या बेनिफिट इंडिया को मिल सकता है? देखिए, रशिया अभी तक न्यूट्रल है, वो चाइना के साथ भी नहीं जाना चाहता, वो इंडिया के साथ भी ओपनली नहीं जाना चाहता है। जी। लेकिन अभी हमारी जो डील हुई है वहाँ पे हम उनसे जो 32 एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं जी। वो ये इंडिकेट करता है कि रशिया जो है वो हमें सपोर्ट करेगा।
अभी ये हो सकता है कि ओपनली सपोर्ट ना करे, लेकिन रशिया कभी भी चाइना के साथ नहीं जाएगा जी। और वो उसका किसी ना किसी तरीके से वो सपोर्ट करता रहेगा। अभी उसका सबूत आपको मिल चुका है। अभी उन्होंने जो इमरजेंसी डील साइन की है जी जिसके अंदर सुखोई और दूसरे विमान जो आ रहे हैं, जी तो ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि रशिया का जो झुकाव है, कल को अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो वो भारत की तरफ ज्यादा रहेगा, चीन की तरफ कम रहेगा। कल पठानिया, आपको ये नहीं लगता है कि यूएसए के और इंडिया के रिलेशन बेहतर होने से रशिया नाराज है? देखिए अभी देखिए, अगर हम बात करते हैं कि अभी ये जो 32 विमान एयरक्राफ्ट हम जो खरीद रहे हैं वो रशिया से खरीद रहे हैं ना जी। देखिए, रशिया और अमेरिका दोनों ऐसे कंट्री हैं जो अपने वेपन और इक्विपमेंट बेचना चाहते हैं जी। अभी बीच में ये इंडिया जो है, जैसे इन्होंने हेलीकॉप्टर वगैरह अमेरिका से ले लिए, पिछली बार जो मिसाइल ली थी वो उन्होंने सिस्टम वो रशिया से ले लिया। जी। तो इंडिया इज मेंटेनिंग सच ए बैलेंस दैट ही रिमेन्स इन द गुड बुक ऑफ बोथ द कंट्रीज। और उसके अंदर इनकी जो पॉलिसी है काफी हद तक सक्सेसफुल भी है। कर्नल पठानिया, क्या ऐसा तो नहीं हो सकता जो विस्तारवाद की सोच चाइना की है, चाइना के लिए घातक साबित हो सकती है? देखिए, चाइना ने बहुत बड़ा गैम्बल खेला है जी। मैं आपको बताता हूँ, इनके अंदर जो इनके राष्ट्रपति हैं, जो पीएलए के प्रेसिडेंट भी हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के हेड भी हैं, शी जिनपिंग जी, इस समय वो चारों तरफ से गिर चुके हैं। राइट। लेकिन अभी देखिए, चाइना की अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो इन्होंने तुर्किस्तान से लेके मंगोलिया, मंचूरिया, तिब्बत, सब कंट्रीज को, मकाऊ, हांगकांग, सबको एक्सपेंशन पॉलिसी के जरिए अपने साथ मिला लिया है जी। अभी इनके जो इवेंट डिजाइन है वो ये होंगे कि आस्ते आस्ते भारत के अंदर भी कुछ एरिया इनसे ले, लेकिन उनको जो है जमीन की हवस कह लीजिए आप, उनको हवस है जी। और ये वो इसलिए कर रहे हैं कि ताकि इस एरिया में उनकी जो दादागिरी है वो चलती रहे जी। और भारत इस समय सबसे ज्यादा सशक्त नेशन है जो इनको डिफीट कर सकता है। जी। अभी चारों तरफ से गिरे होने के बाद अभी आप देखिए, जहाँ हम साउथ चाइना सी की बात करते हैं वहां पे पैसिफिक ओशन के अंदर अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट जो है, एयरक्राफ्ट कैरियर, वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं और एरिया को डोमिनेट कर रहे हैं। जी। चाइना के पास सिर्फ एक ही ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है। जी। चाइना ने वहां पे स्पार्टले आइलैंड से लेके फिलीपीन, वियतनाम, मलेशिया, इन सब के ऊपर अपना दबदबा बनाया हुआ है और वो आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट करके जो समुद्र को डोमिनेशन है, वो कहते हैं कि साउथ चाइना सी जो है वो हमारा 90% हमारा है, जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशन के खिलाफ है। जी। तो अभी ये सिचुएशन हो सकती है कि चाइना का इतना बड़ा जो गैम्बल है अगर वो उल्टा पड़ गया जी, तो उस हालत में चाइना की इकोनॉमी जब स्लम्प आएगा, बहुत ज्यादा स्लम्प आएगा, क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है जी। तो उस समय गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इट मे लीड इन ए वर्स्ट ऑप्शन सिनेरियो टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ चाइना। जी। तो इस हद तक शी पिंग को जाना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो वहां पे अपनी जो कुर्सी बचानी है या जो उन्होंने अपनी जो पकड़ मजबूत करनी है, उसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा गैम्बल खेला है। अभी देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। जी, कर्नल पठानिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, अब के भारत में और 1962 के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। ये वो सैनिक भी कहते हैं जिन्होंने 1962 का युद्ध देखा हुआ है और आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी 1962 और 2020 में ज़मीन आसमान का फ़र्क साफ नज़र आता है। जो भारत में इस वक्त शक्ति है लड़ने की, जो सक्षम है भारत का, अब वो 1962 में नहीं था। हमने एक ऐसे सैनिक से बात की जिन्होंने 1962 का युद्ध देखा हुआ है। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। 1962 में जो हमारी फोर्सेस थी उनकी ये हालत थी कि जो हमारे पास हथियार थे या इक्विपमेंट थे वो सेकंड वर्ल्ड वार के टाइम के जो अंग्रेज़ों के पास से हमें मिले थे वही थे। दूसरी कंट्रियां जो थी वो आपस में अलाइनमेंट एक दूसरे के साथ हुई थी, वो जैसे पाकिस्तान भी दूसरे नेटो सेटो के मेंबर बने थे, वो वहाँ से इनको हथियार वगैरह न्यू मॉडरेट हथियार वगैरह मिले, लेकिन हिंदुस्तान आर्मी के पास वही पुराने हथियार और पुराना इक्विपमेंट था। और हमारे पास यहाँ तक के उस वक्त ये हालात थी कि जो हमारे पास जो जवान थे उनको 2 पेयर शू भी नहीं गवर्नमेंट दे सकती थी, 1 पेयर शू होता था उनके पास और स्नो क्लोथिंग उनके पास बिल्कुल नहीं था, और जिसकी वजह से हमको हार का सामना करना पड़ा।
और इसमें बड़ी चीज़ें हैं कि हार का सामना हिंदुस्तान फ़ौज ऐसे नहीं जो कि चने खा कर के लड़ती रही है, वो ऐसे हारती नहीं थी, लेकिन मजबूरी थी कि उनकी फ़ौज भी ज़्यादा थी और अटैक भी उन्होंने ऑल ऑफ सडन किया, हम किसी कोई तैयारी नहीं थी हमारी। लेकिन अभी उसके बाद जब हमने 62 की लड़ाई के बाद हम अमेरिका का तब भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे को 10 डिवीज़न आर्मी का पूरा क्लोथिंग तक इक्विपमेंट और हथियार के साथ सामान हमें दिया था। और तब हमारी जो फ़ौज ने तैयारियां आगे की शुरू कर दी थी। और अभी तो इस वक्त हमारी फ़ौज बहुत मॉडरेट है, हाँ अच्छे हथियार हैं, बड़ी फैसिलिटीज़ है, जवानों की देखभाल भी अच्छी है और रहना सहना भी बहुत अच्छा है, तनख्वाह भी अच्छी मिलती है, हर चीज़ अच्छी है। और लेकिन उसके मुकाबले जो है जो चीन ने अभी इस वक्त किया है, हमें बड़ा अफसोस है, क्योंकि निहत्थे आदमी मरना एक जो है वो एक कोई हम कुश्ती नहीं करने के लिए गए, हम तो फ़ौज में हथियार के साथ लड़ाई लड़ने के लिए भर्ती हुए, तो हमें उधर कुश्ती में और इस तरीके से मरना पड़े, वो एक हमें बड़ा दुख है कि वो जो चीन ने जो किया है। और हम हर एक बात उनकी मानते रहे, जो उन्होंने एग्रीमेंट किए हम उसको मानते रहे, लेकिन वो हमेशा उसके बरखिलाफ़ चलते रहे। चाइना को अभी हम लोग मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। हमारी एयरफोर्स, हमारी नेवी और जो लैंड फोर्सेस हैं बहुत तकड़ी हैं, और हमारे सोल्जर के मुकाबले दुनिया में कोई सोल्जर नहीं है। दर्शकों, लोग तैयार हैं क्या? कारगिल और लेह के लोग तैयार हैं? इस बाबत हमने बातचीत की हिल काउंसिल कारगिल के CEC फिरोज़ खान से। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि इन दिनों यूटी लद्दाख एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, क्योंकि चाइना ने जिस तरीके से हमारी सीमाओं के अंदर आकर के प्रयास किया और हमारे एक कर्नल समेत 20 लोगों को शहीद कर दिया। हालांकि नुकसान उस तरफ भी हुआ है, लेकिन वहाँ का अंदाज़ा आंकलन इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ पे मीडिया को स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में, यहाँ भारत में मीडिया को पूरी स्वतंत्रता है। एक एक फिगर मीडिया बताती है और जो शहीद हुए हैं उनके घर तक का हाल भी। लेकिन चाइना में क्या हुआ इसका कुछ पता नहीं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यूटी लद्दाख के लोग कितनी पूरी तरह से तैयार हैं। अगर कोई ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, चाइना मजबूर करता है, प्रोवोक करता है इंडिया को वार एंगेज करने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए, तो कितना तैयार है लद्दाख के लोग, ख़ासतौर पर कारगिल के लोग। इस वक्त हमारे पास सीधे जुड़ चुके हैं हिल काउंसिल के CEC फिरोज़ खान। फिरोज़ खान साहब, आपका स्वागत है। जी विनोद साहब, थैंक यू। खान साहब, किस तरीके से आप देखते हैं कि कैसे हालात इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, हालात के बारे में तो आप खुद जानते हैं कि अभी जो पिछले दिनों जो सबसे पहले तो जो हमारे 20 जवान शहीद हो गए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। लेकिन अभी जहाँ तक अगर आप सिविल पॉपुलेशन की बात करते हैं जी, हम पहले भी आपको मालूम है कि जितने भी जंगे यहाँ पे हुआ है, आपका 71 से लेके 65 से लेके आपका 99 तक, यहाँ की जो सिविल पॉपुलेशन है, चाहे वो करगिल हो चाहे वो लेह हो, दोनों ज़िले के जो अवाम है वो हमारे फ़ौजियों के शाना बशाना बिल्कुल तैयार है जी। लेकिन अभी हम एक क्लियर ये कहना चाहते हैं कि चूंकि हम देख रहे हैं कि आपका जब 65 के बाद या उसके बाद 70s में भी हो, जब भी चाइना के साथ हमारे वार हुआ है, उसके बाद जो है चाइना जो है कुछ ना कुछ मतलब सरहद पर कुछ ना कुछ अपना एक्टिविटी करते रहता है, कुछ छेड़ते रहते हैं। इसलिए इस बार हर कोई ये चाहता है, चाहे वो सिविलियन पॉपुलेशन हो चाहे पूरा नेशन हो, खासकर जो लोग लद्दाख में रहते हैं और वो खासकर वो लोग जो सरहद पे रहते हैं, जो बॉर्डर पे रहते हैं, उन सब का ये कहना है कि इस बार जो है कम से कम एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए कि ताकि ये चीज़ें हमें बार बार देखना न पड़े, चाहे वो आपका डिप्लोमेटिक तरीके से हो या मिलिट्री तरीके से हो, लेकिन एक परमानेंट सोल्यूशन हो। क्योंकि चाइना ने हमेशा अगर आप देखते हैं पास्ट हिस्ट्री भी और अभी रिसेंटली जिस तरह से हमारे जवानों को शहीद किया, वो हमेशा धोखा देता रहा है, पीठ में छुरी घूमता रहा है। तो लिहाजा इस बार सबका ये है हमारा सिविलियन पॉपुलेशन का कि इस बार एक परमानेंट सोल्यूशन इसका होना चाहिए। बाकी रहा आपका अवाम की तरफ से, फौज को जब भी ज़रूरत पड़े, जहाँ भी ज़रूरत पड़े, फौज के शाना बशाना है, जहाँ तक जाना पड़े।
तो ये यहाँ के एक फीलिंग है पब्लिक में आपका। निखाल साहब, आपने देखा कि कारगिल युद्ध के दौरान भी कारगिल के लोगों ने बड़ा ताबून किया था, और इस बार भी आपको लगता है कि पूरा मेंटली प्रिपेयर है? वो चाहते हैं कि एक बार आर या पार हो जाए, सरहदें बिल्कुल डिसाइडेड हो जाएं जो अनडिसाइडेड है। जी नहीं, वही हम आपका कह रहे हैं कि जिस तरह से आपका, क्योंकि दोनों डिस्ट्रिक्ट आपका, चाहे वो कारगिल हो चाहे वो आपका लेह हो, ये दोनों बिल्कुल बॉर्डर पे हैं। लेह में 2 बॉर्डर हैं आपका, पाकिस्तान चाइना दोनों है, जबकि कारगिल में पाकिस्तान के साथ है। लेकिन इस बार यही है, आवाम का कहना ये है कि एक आर या पार होना चाहिए, एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि ख़ासकर जो लोग सरहद पे हैं हमारे, आपका जो चाइना बॉर्डर के साथ जो नोमैडिक्स हैं हमारे, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमेशा से। तो इस बार सबका यह है कि एक परमानेंट सोल्यूशन हो, जिस तरीके से भी हो। खान साहब, ये भी कहा जा रहा है कि अब एक नया स्लोगन दिया जा रहा है, एक्साइज चीन नहीं, एक्साइज भारत होना चाहिए। वो अवैध तरीके से चाइना ने इस पर कब्जा किया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो सही आपका, बिल्कुल हम कहते हैं कि जो अच्छा चाइना जो है, हम उसको बिल्कुल वो नहीं कहेंगे, बल्कि वो जो है आप हिंदुस्तान ऑक्यूपाइड कहें या लद्दाख ऑक्यूपाइड, चाइना ने उसको नाजायज़ तरीके से उसको कब्ज़ा किया है। इसीलिए हम ये बार बार कहते हैं, जिस तरह से हम लोग दावा करते हैं POK पर, इसी तरह से यहाँ भी ये कहना चाहिए कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरह इसको भी हम अक्षय चाइना जो है इन्होंने ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया है। तो ये एक नया स्लोगन ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि इस पर एक फ़ैसला हो जाना चाहिए। खान साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रोडक्ट चाइनीज़ आता है उस प्रोडक्ट्स पर भी प्रतिबंध होना चाहिए। हमने लोकल प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करने चाहिए। कारगिल में कम होता है, लेकिन लेह में ज़्यादा लोग चाइनीज़ माल इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, आपका चाइनीज़ का जो है आपका कारगिल में भी लोग करते हैं, हम नहीं कहेंगे नहीं करते हैं, लेकिन उस पैमाने पे नहीं करते हैं जिस तरह से लेह में करते हैं। लेकिन अभी लोगों में एक गुस्सा है, लोगों में एक काफ़ी एक फीलिंग ये है कि हमें जो है इनके प्रोडक्ट्स का बिल्कुल बाइकआउट कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चाइना जो है बार बार हमें धोखा दे रहा है। तो एक आम ये लोगों में फीलिंग है कि इसका जो है चाइनीज़ गुड्स का वंस फॉर ऑल एक बाइकआउट होना चाहिए। कम से कम इकोनॉमी के सूरत में भी हमें उनको शिकस्त देना चाहिए। आप हिल काउंसिल के CEC हैं, किस तरीके से, क्या आपको लगता है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं वो कारगिल में प्राप्त है, व्याप्त है? अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आप तैयार हैं पूरी तरह? जी सॉरी, मैं सुना नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप CEC हैं और आपको लगता है कि अगर कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट होता है, वार इंगेज करनी पड़ती है, तो एसेंशियल कमोडिटीज जो हमारे पास हैं वो पर्याप्त हैं, अप टू द मार्क हैं? नहीं, अभी तक तो अभी जो है आप बिल्कुल अप टू मार्क हैं अभी, क्योंकि ये है कि हमारा जोजिला अभी इस वक्त खुला है। लेकिन मैं इसको एक चीज़ के साथ ज़रूर जोड़ना चाहता हूँ विनोद साहब। हम जो बार बार जो जोजिला टनल की बात करते हैं, हम जो एयरपोर्ट की बात करते हैं करगिल में, जोजिला टनल जो है जब हम बात करते हैं तो लोगों को एक गलत कंसेप्शन ये है कि ये सिर्फ लद्दाख के सिविल पॉपुलेशन के लिए है। जोजिला टनल जो है एक स्ट्रेटेजिक रोड भी है। अगर आज के डेट में अगर आप देखें कि अगर जोजिला टनल जो अगर हमारा रहे 12 मीरा, क्योंकि चीन पर हमें कोई भरोसा नहीं, अगर खुदा न खास्ता ये लोग कहीं सर्दियों में ऐसा कोई हरकत करें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा सप्लाईज को लेके, चाहे आपका आर्मी सप्लाई हो या चाहे सिविल सप्लाईज हो। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि जोजिला टनल पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि 12 महीने का एक रोड खुला रहना बहुत ही ज़रूरी है आपका लद्दाख में आर्मी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अभी एज ऑफ नाउ एसेंशियल कमोडिटीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में हम ये चाहते हैं कि जोजिला टनल पे सीरियसली बात हो, जोजिला टनल बने, ताकि 12 महीने जो एक स्ट्रेटजी रो हमारे पास रहे, जिसके थ्रू हम जो है पूरा सप्लाई, चाहे वो आर्मी सप्लाई हो चाहे सिविल सप्लाई हो, वो बरकरार रहे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप हिल काउंसिल के CEC हैं, अगर अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है, खुदा ना करे, तो क्या हमारे पास एसेंशियल कमोडिटीज जो है वो पर्याप्त है? देखिए विनोद साहब, एसेंशियल कमोडिटीज़ की एज ऑफ नाउ कोई कमी नहीं है, क्योंकि अभी तो हमारे पास रोड खुला है, यहाँ से जोजिला साइड भी खुला है, मनाली साइड भी खुला है, हमारे पास सप्लाईज आ रही है और एज ऑफ नाउ सप्लाईज की कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर जोड़ना चाहूँगा विनोद साहब, क्योंकि हम लोग जो है बार बार आपका पिछले 70 साल से हम जोजिला टनल की बात कर रहे हैं, जो कि आपको बखूबी मालूम है। हम करगिल एयरपोर्ट की बात करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो अनफॉर्चुनेटली जो लोग बाहर हैं वो ये सोचते हैं कि यहाँ की सिर्फ सिविल पॉपुलेशन ही चिल्ला रहा है, लेकिन इस रोड की, खासकर जोजिला टनल की कितनी अहमियत है आज हमें एहसास हो रहा है। क्योंकि यही एक रोड है जिसके ज़रिए पर हम जो है, चाहे वो सिविल सप्लाईज हो
चाहे आर्मी सप्लाई हो, वो हम इसी रोड के ज़रिए ला सकते हैं। और अगर खुदा ना खास्ता विंटर मंथ्स में अगर चाइना ऐसा कोई एक्टिविटी करता है तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। इसलिए सप्लाईज के लिए लाने के लिए सिर्फ हमारे पास जोजिला ही रहता है। तो इसलिए हमारी ये डिमांड जो है पिछले कई सालों से, सदियों से डिमांड चल रही है जोजिला टनल की। अब आज के डेट में इसका कितना इम्पोर्टेंस है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, इसका एहसास हर किसी को हो रहा है। तो हमारी आज हम फिर जोड़ते हैं इसको इसके साथ कि जोजिला टनल को सिर्फ सिविल पॉपुलेशन के साथ न जोड़ते हुए हमारे सरहदों के हिफाजत के लिए भी ये जोजिला टनल कितना ज़रूरत है, ये आज हमें एहसास हो रहा है। तो बाकी रहा आपका जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, चाहे वो ले करगिल में आज एज ऑफ नाउ कोई कमी नहीं है विनोद सर। जी खान साहब, ये टनल का क्या स्टेटस है? पहले एक कंपनी ने काम लिया था, फिर वो ब्लैक लिस्टेड होगी, अब गडकरी जी दोबारा बोल रहे हैं कि दोबारा से नए सिरे से होगा। देखिए क्या आप स्टेटस क्या है इसमें? स्टेटस अभी आपको खुद मालूम है, इस जोजिला टनल का जो है फाउंडेशन स्टोन जो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपका 2014 में रखा, आप खुद जानते हैं फाउंडेशन स्टोन। उसके बाद इसकी टेंडरिंग हो गई, उसके बाद फिर इसका टेंडर कैंसिल किया गया, फिर रीटेंडरिंग हो गई। तो इसी तरह से ये सिलसिला चलता आ रहा है अभी पिछले 6 साल से। तो अभी जो है एक नया चीज़ जो एक निकल के आया, इन्होंने फिर दोबारा एक रीबिडिंग के लिए किया है, लेकिन अभी तक उसमें अनफॉर्चुनेटली अभी हमें ये कहा जा रहा है कि उसमें कोई बिडिंग भरने वाला नहीं आ रहा है। शायद उसमें उसके कंडीशंस कुछ टफ हैं, क्या है। तो हमारी ये अपील है कि जो भी इशू हैं इसमें कंडीशंस में थोड़ा रिलैक्सेशन दे के या बजट को थोड़ा बढ़ाना हो, इसलिए इस बार कुछ ना कुछ इसका फाइनल सोल्यूशन एक इस जोजिला टनल का भी होना चाहिए। ये एयरपोर्ट को लेकर के क्या है? एयरपोर्ट को लेकर के एयरपोर्ट का तो ये है आपका, एयरपोर्ट का ये है आपका, एयरपोर्ट जो है जो हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है आपका, सिविल ऑर्गेनाइजेशन, उसको टेंडरिंग के उसके सर्वे के लिए जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने 3.5 करोड़ रुपया रिलीज़ किया है। इसका एक सर्वे होना बाकी है आपका। तो ये सर्वे अभी तक ड्यू टू दिस कोविड-19 ये सर्वे हो नहीं पा रहा है। तो इस कंपनी को दोबारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको रिमाइंड किया है। तो हमें उम्मीद है जो ही सर्वे होगा एयरपोर्ट पे तो कुछ ना कुछ काम शुरू हो जाएगा। खान साहब, आखिरी सवाल आपसे, जाकिर जैसे लोगों को क्या कहेंगे आप जो देश के खिलाफ बोल रहे हैं? देखिए आपका जो वो भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है आपका, क्योंकि जो कन्वर्सेशन, खैर कन्वर्सेशन तो 2 प्राइवेट लोगों के बीच में एक प्राइवेट कन्वर्सेशन हो रहा है, लेकिन जो कंटेंट ऑफ द कन्वर्सेशन है दैट इज़ हाईली ऑब्जेक्शनेबल। उस पर हम हर किसी ने, करगिल के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, इवन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो या काउंसिल हो, हमने उस पर रिएक्ट किया, उसको कंडेम किया है आपका, बहुत ही सख्त अल्फाज में हमने कंडेम किया है। बाकी अभी तो उनके खिलाफ FIR भी हुआ, अरेस्ट भी हुआ। अब जो है वो कानून अपना काम करेगा, उसमें मुझे लगता है कोई कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है। और काउंसिल में भी हमने इमीडिएटली, हमें जो ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से इंफॉर्मेशन आ गया उनके अरेस्ट और FIR के बारे में, तो हमने फॉर द टाइम बीइंग उनको सस्पेंड किया है काउंसिल से टिल कंप्लीशन ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशन। बाकी रिमूवल की जो बात है काउंसिल से, वो जो सेक्शन 19 ऑफ द LHDC एक्ट 1997 है, वो पावर जो है वो गवर्नमेंट के पास है, दैट इज़ वो भी आपका आफ्टर कन्विक्शन। तो मुझे लगता है अभी उस पर ज़्यादा डिस्कशन करने की बात नहीं है, वो ये मामला जो है वो कोर्ट में है। और बाकी जो उसमें जो बातें हुई है दैट इज़ हाईली ऑब्जेक्शनेबल, हर किसी को कोई भी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन एक चीज़ विनोद साहब बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि पिछले कुछ दिनों कुछ मीडिया जो सेक्शंस हैं या कुछ इंडिविजुअल्स ने उनके जो वहाँ पे जो रिमार्क्स थे मिस्टर जाकिर, उसको पूरे करगिल के अवाम के साथ जोड़ा है। तो मुझे लगता है कि करगिल को जो आपका हुब्बुल वतनी का है या पेट्रियटिज्म का जो सर्टिफिकेट है वो किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है। आप भी जानते हैं करगिलियों ने कितना कुर्बानी दिया है इस हमारे जो फ़ौज के साथ। तो इन चीज़ें ये बड़े अनफॉर्चुनेट है इस तरह से जोड़ना, हम इसके लिए भी कंडेम करते हैं बहुत। फिरोज खान साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, अब हम बात करेंगे कश्मीर की। तो कश्मीर में आज 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया, जिसमें 3 श्रीनगर से, 1 कुलगाम से मारा गया है। और बड़ी बात यह है कि पिछले 4 महीनों में 4 अलग अलग तंजीमों के 4 कमांडरों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ साथ पिछले कुछ दिनों में एक ऐसे इनकाउंटर्स हुए हैं जिसमें नुकसान किसी को नहीं हुआ और आतंकवादी ज़्यादा से ज़्यादा मार गिराए गए हैं। इस पर IG कश्मीर ने बातचीत की, आइए वो देखते हैं क्या कहना है उनका। कल कुलगांव वाले ऑपरेशन में जब CRP आर्मी पुलिस कॉर्डन डाल रही थी, कॉर्डन डालते डालते फायरिंग शुरू हो गया, जिसमें एक मिलिटेंट मारे गए और 2 मिलिटेंट गन छोड़ करके सिविलियन लोगों के साथ भागने में कामयाब हो गया।
हमारे फोर्सों लगा कि शायद ये घर में घुसा है। घर को कॉर्डन करके रख रहे हैं हम लोग। आज मॉर्निंग में जब सर्च कराए तो उसमें नहीं मिला। उसमें एक जो ताइब वलीद है, पाकिस्तानी मिलिटेंट है, जैश मोहम्मद का, पंजाब प्रोविंस का है, और ये पिछले 2-3 साल से ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव है। ये शूटर है और आईडी एक्सपर्ट है। और उसके कब्जा से एक 47 मिला है, एक M4 कार्बाइन मिला है, एक पिस्टल मिला है, बहुत सारे मेडिसिन, एक्सप्लोसिव भी अच्छा काम करके ड्रोन को मार गिराया, जिसमें से M4 राइफल मिला। वही सेम राइफल इसके पास से कल रिकवर हुआ है। जितने भी जैश के कमांडर होते हैं, जैसे अदनान है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, जिसको लंबू बोलते हैं आप लोग, उसके पास भी M4 है राइफल, जो पिक्चर सर्कुलेट हो रहा है। और जो आज कमांडर मारा गया है उसके पास भी M4 राइफल था। तो जो इंटरसेप्ट हुआ है जो कठुआ वाले इंसिडेंट में, किसी पाकिस्तानी मिलिटेंट है अली भाई के नाम से। जब हम लोग का रिकॉर्ड चेक किए तो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक फुरकान पाकिस्तानी मिलिटेंट जैश का एक्टिव है, उसका कोड अली भाई है। तो शायद हो सकता है कि फुरकान के लिए ये गन लाया गया था। दूसरी बात है कि जब कल शाम में जब श्रीनगर पुलिस को इतला मिली थी कि जदीवाला एरिया में पार्टिकुलर घर में 3 टेररिस्ट छिपे हुए हैं, CRP पुलिस ने बहुत बढ़िया से कॉर्डन कर लिया। मॉर्निंग में उसको कॉर्डन करने के बाद पता चला किसी सोर्स से शायद लोकल मिलिटेंट है। तो पहले वहाँ के जितने भी इज्जतदार लोग थे, रेस्पेक्टेबल, उसको बुला के अपील कराया गया कि आप बाहर निकल जाएं, सरेंडर कर जाएं। उसका बात नहीं माना। फिर हम लोग उनके एक पेरेंट्स जो थे उनको बुलाए, उन्होंने अपील किया, जिसका हमारे पास वीडियो भी है, पिक्चर भी है। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।